स्वागत दोस्तों के सदा के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हिस्सा और मंत्री ने कह दिया बीजेपी से साफ साफ की गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दो। बताएंगे कहां तक पहुंच गई है गठबंधन तोड़ने की बात और दोस्तों किस तरीके का हो रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए गठबंधन में जबरदस्त तरीके का बवाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी की बिहार के यात्रा के दौरान कौन सी बड़ी बात सामने आई है दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और राष्ट्रीय जनता दल ने कई बार के विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। बताएंगे नीतीश कुमार के कौन से खास नेता हैं दोस्तों, और नीतीश की कैबिनेट में हो गया जबरदस्त तरीके से फिर से मंत्रियों में ही आपस में उलझन। बताएंगे कैसे भिड़ गए दो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता दोस्तों, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी 3 मंत्री पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर उन्होंने एक सभा करते हुए बीजेपी को इनडायरेक्ट तरीके से धमकियां दी थी दोस्तों। इसके बाद कई सारे मामले सामने आए और सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में आपस में फूट चल रही है दोस्तों। इस बात को बीजेपी के लोग अभी तक खंडन कर रहे थे और कह रहे थे कि एक छोटा सा आयोजन था लोगों के मन में। हालांकि सवाल यह था कि कहीं ना कहीं इस आयोजन में बीजेपी के लोग दिखाई नहीं दे रहे और एनडीए गठबंधन की 3 पार्टी बल्कि 4 पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सबके सब इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी को आईना दिखा रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के मंत्री ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दोस्तों, और इस दौरान साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ने की धमकी तक दे डाली गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के गठबंधन सहयोगी संजय निषाद जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सरकार योगी सरकार में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सहयोगी दल से भरोसे से चले बीजेपी राजभर आरएलडी निषाद पार्टी पर अपशब्द बोलना बंद करे। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे उनको फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे, लेकिन हमको अपशब्द बोलना बंद करे। यानी बीजेपी के गठबंधन की कोई एक पार्टी नहीं है दोस्तों, सोचिए 4 ऐसी पार्टी है, एक आरएलडी है, राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल ऐसे है दोस्तों। ये सबके सब मिलकर बीजेपी को ओपन चैलेंज कर रहे हैं और अब निषाद पार्टी के नेता और मंत्री संजय निषाद खुलकर कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ना है तो भाजपा तोड़ दे। संजय निषाद ने और आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले लड़ना शुरू किया है, आज पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी को इंपोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए, सपा बसपा से आए नेता नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि निषाद समाज की एक बड़ी संख्या बिहार के अंदर भी है दोस्तों, और संजय निषाद के बयान का दूर तक मैसेज जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जाकर मुकेश सहनी के सामने संजय निषाद को दिखाने की कोशिश करती है कि निषाद समाज के नेता संजय निषाद हमारे साथ में है, इसलिए बिहार के निषाद समाज भी हमको वोट करे। लेकिन बीजेपी को अब संजय निषाद की ओर से खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है कि गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दो। यानी बिहार के निषाद समाज के लोगों को भी क्लियर मैसेज है कि भाजपा जिस एक पार्टी के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां भी उन्हें निषाद समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इससे मुकेश सहनी का केस और ज्यादा मजबूत होगा, वो बिहार के निषाद समाज के बीच जाकर क्लियर कट संजय निषाद वाला एग्जांपल देंगे कि अगर भाजपा के साथ रहेंगे तब भी निषाद समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जैसा एग्जांपल उत्तर प्रदेश से आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये बीजेपी को एक बहुत बड़े झटके के तौर पर है और अब बिहार में भी इसका असर पड़ेगा, भाजपा के सहयोगी बीजेपी पर दबाव बनाएंगे दोस्तों। 4 पार्टियां तो पहले ही बीजेपी की फील्डिंग सेट करने में लगी पड़ी है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अपने भाई राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी अब बिहार के चुनावी मैदान में कूदी है दोस्तों। प्रियंका गांधी पहली बार बिहार के अंदर चुनावी सभा करते हुए या फिर वोटर अधिकार यात्रा करते हुए दिखाई दी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीते दिन सुपौल से अपनी यात्रा शुरू की थी दोस्तों। सुपौल के बाद राहुल गांधी मधुबनी जाते हैं और मधुबनी से यात्रा दरभंगा की ओर जाती है और पूरे दिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल रही दोस्तों। प्रियंका गांधी के साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे दोस्तों, और इस दौरान प्रियंका गांधी की ओर से जगह जगह सभा को संबोधित की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता और देश की जनता से कहा था कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तो ये लोग आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, लेकिन भैंस चोरी का तो पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने आप लोगों के वोट जरूर चोरी कर डाले। इसके बाद राहुल गांधी ने स्थानीय ढाबे में खाना खाया दोस्तों। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। फिर प्रियंका गांधी कहती है कि मेरे भाई राहुल गांधी के ऊपर मुझे पूरी तरीके से गर्व है, मैं प्राउड करती हूँ कि वो आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आज फिर प्रियंका गांधी रहने वाली है और इस दौरान बिहार में फिर से और ज्यादा बड़ा घमासान देखने को मिलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर जो आई है वो और ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। दरअसल हुआ ये
कि दिल्ली में छात्र एसएससी की परीक्षा को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े करते हुए मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था और शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान बिहार गए हुए थे, बिहार में उनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे दोस्तों। ऐसे में जब धर्मेंद्र प्रधान एक कार्यक्रम में जा रहे थे दोस्तों, उस दौरान एनएसयूआई यानी कांग्रेस पार्टी के यूथ मोर्चा को इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा संभाला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के छात्रों ने काला झंडा ले जाकर शिक्षा मंत्री के गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ कर दोस्तों जमकर काला झंडा दिखाया। आपको बता दें कि इसे लेकर जोरदार हंगामा और हाथापाई हो गई। विरोध का नेतृत्व कर रहे थे पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रत्याशी, छात्र संघ के प्रत्याशी शाश्वत शेखर, और झड़प के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं दोस्तों। यानी धर्मेंद्र प्रधान को झंडा दिखाया जा रहा था तो बीजेपी युवा मोर्चा के लोग रोकने के लिए आ रहे थे तो फिर उनको भी पीटा गया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना आगमन पर एनएसयूआई के काला झंडा दिखाए जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया दोस्तों, लेकिन जोरदार घमासान, हंगामा, धक्का मुक्की, इन सब चीजों की रिपोर्ट सामने आ रही है। कई स्थानीय रिपोर्टर्स और वीडियो कवरेज के अनुसार ये सारी चीजें दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि विरोध का नेतृत्व एनएसयूआई के नेता कर रहे थे, जिससे एक बात क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए छात्र संगठन जनता के हित की लड़ाई चाहे दिल्ली हो या फिर पटना हो, हर जगह लड़ रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई भी काफी एक्टिव है। अगर आप भी मानते हैं कि युवा राजनीति में अभी कांग्रेस पार्टी के आसपास भी बीजेपी और उसका छात्र संगठन नहीं है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें नितिन सेठ की ओर से एक बड़ा दावा किया गया दोस्तों। आपको बता दें कि अखबार में लेख लिखते हैं नितिन सेठी, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोलना चाहता हूं कि प्यारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 509 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर हैं वोटर के तौर पर और उनके घर का नंबर है 39 इन पीपरा बिहार, यानी पीपरा बिहार के अंदर हाउस नंबर घर नंबर 39 में 509 लोग रहते हैं। और हमारे पास ऐसे 80,000 वोटर के रिकॉर्ड है, उसका पूरा बंडल है जो गलत एड्रेस को दिखाता है। 3 विधानसभा को लेकर पूरी डिटेल में रिसर्च हमारे पास है। दिस इज नॉट फॉर वन ऑफ मिस्टेक, यानी ये कोई एक मिस्टेक नहीं है, ऐसे सिस्टमैटिक फेलियर की जानकारी है, यानी पूरी की पूरी व्यवस्था ही ठप हो चुकी है। इस तरीके का एक लिस्ट देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बिहार के अंदर हम लोग एसआईआर करके वोटर लिस्ट को सही कर रहे हैं, उसके एड्रेस और तमाम तरीके के मिस्टेक को ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले को लेकर और भी कई गंभीर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया है दोस्तों। 40 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में जहां तहां एड्रेस से लेकर हर चीज में कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखाई दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि सबूत के साथ अब चुनाव आयोग के सामने इतनी गंभीर समस्याएं रखी जा रही है, इसके बावजूद कोई खास जवाब मिल नहीं रहा, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी लगातार मोर्चा संभाले पड़े हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी बीते दिन रात में जहां पर रहे उसे लेकर घमासान हुआ दोस्तों। दरअसल रात्रि विश्राम के लिए एक हाई स्कूल परिसर को मंजूरी देने के लिए बोला गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन स्थानीय दरभंगा के प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को दूसरा अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ा, जिससे एक बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद यात्रा नहीं रुक रही है, यात्रा लगातार निरंतर बल्कि फुल सपोर्ट के साथ में चल रही है दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें मुंबई के अंदर आजाद मैदान में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे मनोज जरांगे पाटिल। दरअसल हुआ दोस्तों ये कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई के आजाद मैदान में 29 अगस्त से विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है दोस्तों। उन्होंने कहा था मनोज जरांगे पाटिल ने कि ये मराठा आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई होगी और इस बार आरक्षण लेकर ही मानेंगे। इसके बाद उन्होंने मराठा समाज के लोगों से भारी संख्या में महाराष्ट्र मुंबई में एकत्रित होने के लिए बोला था दोस्तों। 26 अगस्त को यानी बीते दिन अदालत की ओर से फैसला लिया गया। इसके बाद अब इनके मुंबई आने के कोई चांसेस नहीं है दोस्तों, और अगर जबरदस्ती मुंबई आने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बीजेपी पर बार बार मराठा समाज के लोगों के साथ धोखे का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आया था, भाजपा को हराने का टाइम आया था, तब चुप्पी साध कर बैठ गए थे, इसीलिए इनकी लोकप्रियता भी कम हो गई है। आप क्या समझते हैं पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की एक बैठक होती है दोस्तों। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों के ऊपर मोहर लगाई जाती है, लेकिन एजेंडों पर मोहर लगती वो तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से इस बैठक के दौरान जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता एक दूसरे से भिड़ गए दोस्तों। नीतीश कुमार के काफी खास नेता और सर्वदलीय नेता जिनको आप कह सकते हैं अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच में यह घमासान हो गया दोस्तों। सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी कृषि फर्म
की जमीन जेडीयू के मंत्री जमा खां के जिले में सरकार की योजना के लिए ट्रांसफर करने की जिद पर अड़े हुए थे। इसी को लेकर मामला आगे बढ़ गया और बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि फर्म की जमीन किसानों के लिए है, किसी और को नहीं दी जाएगी। और इसे लेकर फिर एक बार फिर से बवाल हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये जो बड़े वरिष्ठ नेताओं की आपस में उलझने हैं एनडीए गठबंधन में, बिहार के अंदर इससे भी संकेत मिल रहे हैं कि हो कुछ नहीं रहा। बिहार में एनडीए में गुत्थम गुत्था चल रही है और चाहे कितनी भी ढकने की कोशिश की जाए दोस्तों, कितनी भी समन्वय बैठक करने की कोशिश की जाए, अंत में आकर एक बात जो सत्य दिखाई देती है वो ये कि एनडीए गठबंधन में कई खाने बने पड़े हैं। ये नेता एक दूसरे के खिलाफ लगे पड़े हैं दोस्तों, यानी कोई जमीन को लेकर बवाल कर रहा है, कोई किसी प्रोजेक्ट को लेकर बवाल कर रहा है और कोई टिकट को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का एक और नेता एनडीए को टाटा अलविदा बाय बाय बोलकर निकल गया है। दोस्तों, दरअसल बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, लेकिन उससे पहले एक खबर यह भी है कि वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को एक बड़े पड़ाव पर पहुंचने वाली है। एनडीए गठबंधन के खिलाफ बिहार में जारी इस मोर्चा को जोरदार समर्थन मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में एक जो बड़ी अपडेट है वो ये कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को वोट चोरी के माध्यम से लोगों के अधिकार को चोरी करने के आरोप के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोस्तों। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी संभाली कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दोस्तों। उनके साथ में मनोज झा भी मौजूद थे दोस्तों। सुरजेवाला कहते हैं कि देश और बिहार में नए नारे की गूंज सुनाई दे रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा अब पूरे देश का नारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से नई क्रांति का आगाज हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में वोट चोरी के प्रमाण निरंतर मिलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण में 10,63,000 वोट काटे गए हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि वोट चोरी से हक की चोरी हो रही है और हम इसके खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर मनोज झा ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों को कई दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मत डकैती के खिलाफ आगाज है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव सरकार नहीं सरोकार बदलने का है और बिहार में बुनियादी रूप से बदलाव की जरूरत है। झा ने कहा कि यह यात्रा 1 सितंबर को अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी और जब मंजिल पर पहुंचेंगे तब एक नया नवंबर देखने को मिलेगा, नया बिहार देखने को मिलेगा और बिहार में इस बार नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सितंबर में यह यात्रा समापन के साथ ही राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है दोस्तों, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन की सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को एक्टिव कर दिया गया है दोस्तों। अब बड़े बड़े नेता सारे बिहार के दौरे पर भी आ रहे हैं। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने वाले हो, लेकिन अभी से सपा और बीजेपी के बीच में शतरंज का खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। दरअसल विधायक पूजा पाल से समाजवादी पार्टी काफी नाराज चल रही थी दोस्तों और सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद पूजा पाल ने सीधे इस फैसले को स्वीकार करने की जगह अखिलेश यादव को लेकर टारगेट करना शुरू कर दिया दोस्तों। ऐसे में पीडीए गठबंधन जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है दोस्तों, उसमें सेंधमारी करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन अब जो खबर है दोस्तों उसके अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद गंभीर सवाल है। ऐसा कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनकी जान को किसी दूसरे पार्टी के नेता से खतरा हो। अखिलेश यादव ने कहा कि अब अगर बीजेपी वाले उन्हें मारेंगे तो हम जेल जाएंगे। इस तरह सपा और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक नैरेटिव को सेट करने में साथ साथ संदेश देने की कोशिश कर रही है दोस्तों। पूजा पाल ने सपा के पीडीए पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव पर हमला बोला था। इसके बाद अब अखिलेश यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी पीडीए गठबंधन के विधायकों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। जैसे पूजा पाल पीडीए गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है दोस्तों, यानी पिछड़ा समाज से वो आती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई और पीडीए समाज के विधायकों को अपने साथ लाकर कहीं ना कहीं पीडीए के जो एक समीकरण है जिसने बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराया था उसके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। अखिलेश यादव ने पूजा पाल से कहा कि उन्हें वहां जाकर कौशांबी में पाल समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पत्र लिखा गया है वो पत्र कौन लिखवा रहा है, डिप्टी सीएम या फिर बंसल जी, यानी भाजपाई किस तरीके से पीडीए समीकरण के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव उसी और इशारा कर रहे हैं दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह देश में 40 से 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने रहने के संबंधित जो बयान दे रहे हैं वो बयान तभी कॉन्फिडेंस के साथ दिया जा सकता है जब लोग वोट चोरी करें। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन आयोग का चयन करते हैं और चुनावों की तारीखें और निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि बीजेपी तय करती है। यानी दोस्तों इससे
पहले निर्वाचन आयोग के चयन प्रक्रिया में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, लेकिन उनको हटाकर अमित शाह या किसी मंत्री को ऐड कर दिया गया है, जिसके कारण सरकार अपने हिसाब से चुनाव अधिकारी नियुक्त कर पा रही है दोस्तों। और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी इसी बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति जिस तरीके से हो रही है तो वोट चोरी इनके लिए आसान बन गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले अमित शाह ने कई बार यह बयान दिया कि बीजेपी 40 से 50 साल तक राज करेगी। पहले यह बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता चला कि 40-50 साल तक राज किया जा सकता है। अब सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इतना कॉन्फिडेंस जिसे ओवर कॉन्फिडेंट बोला जाता है, अगर वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण रहा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दिल्ली के चिराग, दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है दोस्तों। दिल्ली में कथित अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने यह छापा मारा है। आपको बता दें कि कथित अस्पताल निर्माण घोटाले में ईडी का यह एक्शन है दोस्तों। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का चिराग दिल्ली स्थित आवास भी है दोस्तों। ईडी की यह कार्रवाई कथित अस्पताल और निर्माण घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अनियमितताएं, विलंब और संभावित भ्रष्टाचार का संदेह है। ये जांच 5,590 करोड़ की अस्पताल परियोजनाओं की संदिग्ध लागत वृद्धि, अधूरा काम और फंड के अनुचित इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद अगस्त 2024 में मामला दर्ज किया गया था दोस्तों। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका के एक विधायक के घर पर छापा पड़ा था। उसके अगले ही दिन खबर आती है कि तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापे पड़े हैं और अब जाकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के ऊपर छापा पड़ा है दोस्तों, बल्कि प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर छापा पड़ा है, उनके घर पर छापा पड़ा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई है कि जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है दोस्तों, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की एकता को बीजेपी को भा नहीं पा रही, यानी भाजपा डर रही है कि ये एकता कहीं उसकी सरकार ना गिरा दे, क्योंकि सबको पता है कि अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट इसी तरीके से रहा और एनडीए गठबंधन में इधर से उधर नेता हुए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर से चलते हैं, एक और आपके लिए बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जहां पर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है दोस्तों। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई है। यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता में महागठबंधन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनता ने महागठबंधन के प्रति भारी उत्साह दिखाया है और लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए के नेताओं में बेचैनी है और रोकने के प्रयास ये लोग कर रहे हैं, लेकिन रोक कभी पाएंगे नहीं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेइज्जती हो गई है दोस्तों। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, जिनके इर्द गिर्द तमिलनाडु में भाजपा चुनाव लड़ना चाहती थी, ऐसे अन्नामलई वह एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं दोस्तों। स्पोर्ट क्लब का ये कार्यक्रम होता है जिसमें डीएमके के मिनिस्टर को एक मेडल मिलना होता है दोस्तों। ये मेडल प्रेजेंट करने के लिए अन्नामलई वहां पर मौजूद होते हैं कि अन्नामलई के द्वारा दिए जा रहे मेडल को पूरी तरीके से खंडन करते हुए, उसे स्वीकार करने से मना करते हुए मेडल वापस करके दिखाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर अन्नामलई के हाथ से मेडल लेने से मना कर दिया गया है। ये डीएमके सरकार के मंत्री के बेटे हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आजकल बेइज्जतियां हो रही है दोस्तों? इससे एक बात तो क्लियर है कि तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना प्रयास कर ले, बीजेपी जिस नेता को आगे बढ़ाएगी, तमिलनाडु के लोग उसे तमिल कल्चर के खिलाफ समझेंगे और वो मानकर चलेंगे कि ये बीजेपी से जुड़े हुए तो जरूर तमिलनाडु के खिलाफ एक साजिश कर रहे होंगे। और यही बड़ा कारण है कि अन्नामलई का भी इस तरीके से इनडायरेक्ट अपमान किया गया है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और 2 कमेंट जरूर लिखेगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। किसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें बार बार ट्रंप के द्वारा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बयान दिया जा रहा है। एक बार फिर से ट्रंप ने कहा कि मैंने रुकवाया था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और इसके बाद ट्रंप दावा करता है कि युद्ध के दौरान 7 लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ, 7 लड़ाकू विमान मार के गिराए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के इस दावे के बाद अब कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रंप बार बार जो ये बातें बोल रहा है, तो इस पर बीजेपी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो सवाल उठते जरूर है, अगर आप भी मानते हैं कि ये बार बार क्यों इस तरीके के दावे कर रहा है, या तो ट्रंप को शांत कराया जाना चाहिए, वरना जवाब देना चाहिए कि ये ट्रंप क्यों बार बार ऐसी बातें बोल रहा है। क्या इसको रोकने वाला कोई नहीं है? साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
पिछले 5 साल में जितने भी ड्रग्स भारत के अंदर पकड़े गए हैं दोस्तों, ताजुब होगा आपको यह जानकर कि उसमें से आधे से ज्यादा ड्रग्स यानी 65% जो ड्रग्स था, जो नशा है, वो अडानी के पोर्ट से पकड़ा गया है। और ये खबर काफी ज्यादा बड़ी है दोस्तों, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि मीडिया वालों ने छुपा दिया था, लेकिन जब सामने आई है तो इस पर अब चर्चा भी बनती है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो काफी गंभीर मामला है कि 65% यहाँ पकड़े जा रहे हैं। अडानी पोर्ट जो मुंद्रा पोर्ट है दोस्तों, 6386 करोड़ का पकड़ा गया है। और ऐसे ही और भी कई सारे पोर्ट है दोस्तों। जो भी आपकी राय है, अगर आप भी मानते हैं कि ये गुजरात से ड्रग्स भेजने वाले कौन लोग हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। और क्या गुजरात से और भी ज्यादा ड्रग्स भारत के अंदर भेजे जा रहे हैं और वो पकड़े नहीं जाते बल्कि अंदर भारत के अंदर आ जाते हैं। और इसी के कारण भारत के खासकर जो बड़े हिस्से हैं दोस्तों, चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट हो या फिर और भी कई राज्य हो, तो क्या वहां तक ये सारा नशा पहुंच रहा है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि इस तरीके के गंभीर आरोपों पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए, इसे इतना इजीली नहीं छोड़ा जा सकता, तो अपनी राय जरूर लिखा था। हमारे से लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।